नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो लाखों साल पुराना है। ये कहानी है भारतीय उपमहाद्वीप की, एक ऐसे जमीन जिसे आग और बर्फ ने मिलकर बनाया है। तो शुरू करते हैं ये शानदार भूवैज्ञानिक दौरा। तो भारत की जमीन की कहानी को समझने के लिए हमें दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखनी होंगी। एक तरफ हैं उत्तर में खड़े दुनिया के सबसे जवान और ऊंचे पहाड़ जो आज भी ऊपर उठ रहे हैं, और दूसरी तरफ है दक्षिण का पठार, एक प्राचीन बेहद स्थिर जमीन जो धरती के शुरुआती टुकड़ों में से एक है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? इसके पीछे की साइंस है प्लेट टेक्टोनिक्स। सोचिए, लाखों साल पहले इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसक रही थी और फिर उसने विशाल यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर मारी, और बस इसी जबरदस्त टक्कर ने हिमालय को जन्म दिया। लेकिन ये जो टक्कर थी, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। नहीं, ये लाखों सालों तक चलती रही, एक धीमी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया। और इसी प्रोसेस ने हिमालय को, आप कह सकते हैं, 3 अलग-अलग हिस्सों में बनाया। सबसे पहले बने महान हिमालय, फिर बने मध्य हिमालय, और सबसे आखिर में सबसे नई शिवालिक रेंज ऊपर उठी। तो चलिए अपने सफर के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं इस विशाल पहाड़ी दीवार को जो इंडिया के उत्तर को डिफाइन करती है। अब देखिए, ये जो इतना बड़ा माउंटेन सिस्टम है ना, ये असल में 3 पैरेलल रेंजेस का एक सेट है, और हर रेंज की अपनी खास बात है। सबसे अंदर, सबसे ऊंची, वो है बर्फ से ढकी हिमाद्री। फिर बीच में आती है हिमाचल, जहां थोड़ी ऊबड़-खाबड़ रेंजेस हैं, और आखिर में सबसे बाहर आती है सबसे नई रेंज, शिवालिक। और इन पहाड़ों की ऊंचाई का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए। यह है K2 की हाइट, जो ट्रांस हिमालयन काराकोरम रेंज में है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, 8.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, सीधे ऊपर आसमान में। और पता है, इन पहाड़ों के जवान होने का एक बड़ा जबरदस्त सबूत है। ये जो सबसे नई रेंज है शिवालिक, यह असल में पहाड़ के पत्थरों से नहीं, बल्कि नदियों के लाए हुए मलबे यानी सेडिमेंट से बनी है। सोचिए, जब हिमालय से नदियां बहती थी तो वो अपने साथ ये सारा मलबा लाती थी, और बाद में टेक्टोनिक प्रेशर ने इसी मलबे को ऊपर उठा दिया और बन गए शिवालिक के पहाड़। चलिए अब उत्तर के इन बेचैन पहाड़ों को छोड़कर चलते हैं दक्षिण की तरफ, जहां हमें मिलेगा उपमहाद्वीप का एक बहुत ही पुराना, एकदम स्थिर हिस्सा। यही वजह है कि दक्षिण भारत को एक भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूमि माना जाता है। वहां कोई बड़ी दरारें नहीं हैं। और यहां हमारी मुलाकात होती है अरावली रेंज से। देखिए, आज भले ही ये घिसे पिटे पहाड़ लगते हों, लेकिन एक ज़माना था जब ये हिमालय से भी ऊंचे और विशाल हुआ करते थे। सच तो ये है कि ये दुनिया के सबसे पुराने मोड़दार पर्वतों में से एक हैं। सोचिए, हिमालय से करोड़ों साल पुराने। अब जरा भारत की तटीय पर्वत श्रृंखलाओं पर नजर डालते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट। और ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, वो एक दीवार की तरह लगातार खड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ब्लॉक माउंटेन है, मतलब जमीन का एक पूरा ब्लॉक ऊपर उठ गया। दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो ज्यादा पुराने हैं, ज्यादा घिसे हुए हैं, और उन्हें बड़ी बड़ी नदियों ने बीच बीच में से काट दिया है। और अब चलते हैं पूरब में, जहां इसी पुराने पठार का एक एक्सटेंशन एक कमाल का ज्योग्राफिकल फीचर बनाता है। यहां जो गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, उनका शेप एक फनल जैसा है, और ये फनल मॉनसून के बादलों को ऐसे फंसा लेता है कि वहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो अब हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव है भारत के 2 मुख्य द्वीप समूह, और इन दोनों के बनने की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल जुदा है। पहले बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब ये देखने में तो अलग अलग द्वीप लगते हैं, पर असल में ये एक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं, पीक्स हैं। ये वही पर्वत श्रृंखला है जो म्यांमार से शुरू होती है, जिसे अराकन योमा कहते हैं, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। और इसके ठीक विपरीत हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो अरब सागर में है। इन्हें किसी पहाड़ ने नहीं बनाया, बल्कि इन्हें बनाया है छोटे छोटे समुद्री जीवों ने। जी हां, ये पूरे के पूरे द्वीप कोरल या प्रवाल के कंकालों के जमा होने से बने हैं, लाखों सालों में। तो इस पूरे सफर से हमने क्या समझा? यही कि भारत का जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी है, वो असल में 2 शक्तिशाली विपरीत ताकतों के टकराव की कहानी है।
ये पूरा लैंडस्केप ऐसी ही जबरदस्त विरोधाभासों से भरा पड़ा है। सोचिए, एक तरफ टेक्टोनिक से बने गगनचुंबी पहाड़ और द्वीप हैं, तो दूसरी तरफ एकदम प्राचीन स्थिर पठार और छोटे छोटे जीवों से बने कोरल द्वीप। ये कहानी है नए पुराने की, अस्थिर बनाम स्थिर की। एक ऐसी जमीन जो कहीं उठ रही है तो कहीं सदियों से शांत है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि ये जो शक्तिशाली भूविज्ञानिक शक्तियां हैं, जो आज भी एक्टिव हैं, वो आने वाले लाखों सालों में इस उपमहाद्वीप के भविष्य को कैसे आकार देंगी? क्योंकि एक बात तो तय है, भारत की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है।